नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे लेखिका वंदना शुक्ल जी द्वारा लिखी गई मन को छू लेने वाली कहानी स्मृति दंश। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिथिलेश बाबू का सोशल साइंस डिपार्टमेंट कॉलेज में पहली मंजिल पर था, जबकि मेरा हिंदी विभाग ग्राउंड फ्लोर पर। लेकिन बरसों से हम दोनों खाली वक्त में परिसर क्षेत्र की दाहिनी ओर स्थित कैंटीन में बैठकर चाय नाश्ता करते बतियाते रहे थे। जिस दिन उनसे मिलना नहीं होता, दिन बड़ा खाली खाली सा बीतता। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता और वे मानते मुझे अपना छोटा भाई। भोले, ईमानदार, बिंदास तबीयत के आदमी थे वो। छुट्टी के दिन कभी कभार मिथिलेश बाबू का फोन आ जाता। अरे भाई पांडे, आज तुम्हारी भाभी ने गोलगप्पे बनाए हैं, बहू और बच्चों को लेकर आ जाना। वार त्योहार या खिलाना पिलाना, ये तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मिथिलेश बाबू को गप्पे लड़ाने की लत थी। खूब ठहाके लगाते। जरा दो चार लोग इकट्ठा हुए कि उनके संस्मरणों की पोटली खुल जाती। पत्नी पर तो बस न्यौछावर ही रहते। वैसे भी भारतीय संस्कारों का चलता फिरता इश्तिहार थी शीला भाभी। गृह सज्जा और पाक कला में तो बेजोड़। उनका सीधा साधा हंसमुख स्वभाव हर किसी का मन मोह लेता। मेड फॉर ईच अदर वाली कहावत जैसे उन दोनों के लिए ही बनी थी। जरूरी चीजें सब थी घर में, लेकिन उन्हें सुविधाओं की आसक्ति नहीं थी। स्कूटर के जमाने में भी उनके पास साइकिल हुआ करती थी, और अब कार के जमाने में वे स्कूटर ले आए थे। रविवार या किसी छुट्टी वाले दिन शीला भाभी को वो स्कूटर पर बिठाकर ले जाते, सब्जी या सौदा लेने। वो सीधे पल्लू की साड़ी पहने उस पर शर्माती सी बैठती रहती। मजाल है जो पल्लू माथे से सरक जाए। हमारा परिवार उनसे खास तौर पर घुला मिला था। कहने को वे थे पड़ोसी, पर थे असल से भी ज्यादा अपने। कभी कॉलेज में कोई कार्यक्रम होता या घर जाने में देरी हो जाती, तो वो घर जाने की जल्दी मचाते। नहीं यार पांडे, तेरी भाभी रास्ता देख रही होगी। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं, मैं भी दिन भर बाहर ही रहता हूँ। ऊब जाती है बेचारी। कल क्या होगा, कौन जानता है। उस दिन मैं और मिथिलेश बाबू अपने किसी कॉलेज के काम से यूनिवर्सिटी गए थे। उन्होंने रास्ते में कहा, मित्र, आज कुछ थका थका सा फील कर रहा हूँ, तो अवकाश ले लिया होता भाई साहब। मैंने कहा, नहीं यार, ये यूनिवर्सिटी का काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है। सोच रहा हूँ अब लौटकर कॉलेज नहीं आऊंगा, सीधे ही घर निकल जाऊंगा। कुछ देर आराम करूंगा। आप कहें तो रास्ते में डॉक्टर मल्होत्रा का क्लिनिक है, ब्लड प्रेशर वगैरह दिखा लें तो ठीक रहेगा। उन्होंने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ना तो हम लोग मांसाहारी हैं और ना हमारे परिवार में किसी को उच्च रक्तचाप की शिकायत है। सीधा साधा रहन सहन है, कोई मानसिक समस्या नहीं है। बस थोड़ा थका थका सा लग रहा है। रात देर तक कॉलेज का काम किया था। आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वे अपने काम में मशगूल हो गए थे और मैं अपने। कुछ ही देर में मुझे किसी ने बताया कि जो सज्जन आपके साथ आए थे उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं कैबिन से दौड़ा भागा उनके पास पहुंचा। मिथिलेश बाबू सोफे पर लुढ़के दर्द से कराह रहे थे और अचेत से हो रहे थे। मेरी ही कार में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मेरे साथ दो लोग और थे, जो उनके मित्र भी थे। सभी को लग रहा था मिथिलेश बाबू को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है और संभवतः इसका संबंध हाई ब्लड प्रेशर से है। शीला भाभी सदमे में थी। वे ना तो कुछ बोल पा रही थी, ना रिएक्ट कर रही थी। बस फटी फटी आंखों से एक टक देखे जा रही थी। दोनों बच्चे घबराए से दौड़ रहे थे। हालत गंभीर थी। 6 घंटे का ऑपरेशन था। हम सब के लिए ये 6 घंटे 6 साल की तरह लंबे हो गए थे। मेरे पैर कांप रहे थे इंटेंसिव केयर यूनिट के उस मनहूस सन्नाटे में घुसते हुए। उस वक्त मिथिलेश बाबू नीम बेहोशी की अवस्था में थे। अनेक लालियां ठूसी अनेक नलियां ठूसी हुई थी उनकी देह में। 5 दिनों के बाद आईसीयू से उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया।
लेकिन वो अब भी अचेत थे। कोई बात करता उनसे तो वो अप्रभावित रहते। शीला भाभी उनके पायताने बैठी बिसूरती रहती। वे माथे तक खिंचे पल्लू में आंखें झुकाए कहती, भाई साहब, भगवान ने हमें ही क्यों दिया यह कष्ट? इन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हौसला रखिए भाभी जी, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम सब है ना आपके साथ। मैं द्रवित हो जाता। अस्पताल में भी कितने दिन रहा जा सकता था। डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें इंजेक्शन दवाएं देते रहें, नलियां लगी रहेंगी, और तमाम एहतियात के साथ उन्हें घर ले आया गया। उसके बाद शुरू हुआ रिश्तेदारों का आना जाना। 1 माह तक यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। अपने जीवन में बचत को मिथिलेश बाबू ने खास अहमियत नहीं दी। थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी उनकी, वो खर्च हो रही थी। मैं और मेरी पत्नी भावना बिना नागा किए उनके घर जाते, यथासंभव आर्थिक मदद भी करते। मिथिलेश बाबू की यह स्थिति अब स्थायी सी हो गई थी, और घर के लोगों ने उस स्थिति के साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। उनके बड़े बेटे ने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था, और दोनों बच्चे कॉलेज या तो साइकिल या बस से जाते। स्कूटर तब से ही घर में खड़ा था। घर का माहौल तेजी से बदल रहा था। उनकी और कमरे की साफ सफाई रखना, उन्हें नहलाना, चादर वगैरह बदलना, सब शीला भाभी ही करती थी। उन्होंने खुद को पति की देखभाल और सेवा तक सीमित कर लिया था। अब उनके घर हमारे परिवार का आना जाना भी अनियमित हो गया था। एक दिन पत्नी के कहने पर कि बहुत दिन हो गए हैं, आज मिथिलेश बाबू की तबीयत देख कर आते हैं। हम लोग काफी संकोच से उनके घर गए। मिथिलेश बाबू की हालत स्थिर थी, यानी जैसे पिछली बार 7 महीने पहले देखा था वैसे ही। वो बहुत दुर्बल और बुझे से हो गए थे। उन्हें देखकर यह पहचानना कठिन था कि बिस्तर पर पड़ा यह कंकाल जीवन की भरपूर जिजीविषा से भरा, फुर्तीला और हमेशा खुश रहने वाला, अपने संस्कारों पर अटूट विश्वास करने वाला वही शख्स है जो कुछ महीनों पहले तक मिथिलेश्वर बाबू हुआ करता था। अब तो न जाने वो किस दुनिया में था। इस दुनिया से, यानी घर संसार से, उनके तार टूट चुके थे। सिर्फ देह सांसों की डोर से बंधी थी। यूं उस देह में अब बहुत कम ऐसे चिन्ह बचे थे जो आदमी के जिंदा होने के सबूत को पुख्ता करते हैं। हालांकि किसी बीमार के घर का माहौल तो यूं भी काफी अलग और बदला हुआ होता है, लेकिन हमें इसके अलावा भी घर में कुछ खास तब्दीलियां दिखाई दी। जैसे उस दिन हमने घर में एक नए दंपति देखे। मर्द अधेड़ था और औरत जवान। मिथिलेश बाबू के कमरे में ही थे वे दोनों। शीला भाभी बाहर आंगन में बाल सुखा रही थी। हमें यह देखकर भी थोड़ा अचंभा हुआ कि हमें देखकर भी शीला भाभी ने अपना पल्लू नहीं ओढ़ा, बल्कि वैसे ही झुकी हुई बाल तौलिए से पोंछती रही। इससे भी ज्यादा आश्चर्य यह सुनकर हुआ कि शीला भाभी ने एक स्कूल में नौकरी कर ली है। सुबह 8 बजे जाती हैं और 2 बजे तक लौटती हैं। मिथिलेश बाबू का सारा काम वो दंपत्ति करते हैं। जब हम मिथिलेश बाबू के कमरे में उन्हें देखने गए, तब उनका वो अधेड़ केयरटेकर, जिसका नाम बिरजू था, मिथिलेश बाबू को स्पॉन्ज कर रहा था। वो उसी तरह पत्थर बने पड़े थे। बिरजू की औरत रसोई में खाना पका रही थी। उसी ने हमें चाय लाकर दी। हमें इस घर के इस चलन की आदत नहीं थी, सो बहुत अजीब और बेगाना सा लग रहा था। चलें अब, मैंने पत्नी से कहा। हाँ हाँ, चलते हैं। अरे अरे बैठो, शीला भाभी कमरे में घुसते हुए बोली। भाई साहब, हमने इन लोगों को रख लिया है इनकी देखभाल के लिए। अब हमसे भी नहीं बनता यह सब। अब इनकी तो ये हालत पता नहीं कब तक खींचेगी। हम भी घर में पड़े पड़े क्या करते, तो एक नौकरी कर ली है। वहाँ टीचर से मिलना जुलना हो जाता है तो थोड़ा मन बदल जाता है। सही कह रही हैं भाभी, मैंने कहा। थोड़ा घर से बाहर निकलेंगी, सबसे मिलेंगी जुलेंगी तो अच्छा लगेगा। फिर 4 पैसे भी आएंगे घर में। पत्नी ने अपनी औकात बता दी थी। मैंने घूर कर देखा तो वह सहम सी गई। नहीं नहीं भाभी जी, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है अब। शीला भाभी के स्वर में एक अप्रत्याशित आत्मविश्वास और निश्चिंतता थी। सच कहूं तो इतना बोलते हुए मैंने कभी भी उन्हें नहीं देखा। पहली बार शीला भाभी को इतनी बात करते हुए देख रहा था।
उस वक्त बिरजू मिथिलेश्वर बाबू के मुंह से बहती हुई लार को तौलिए से पोंछ रहा था। मैं अपने भ्राता तुल्य प्रिय मित्र की यह अनापेक्षित स्थिति देखकर सदमे में आ गया था। कोस रहा था खुद को कि क्यों गया उनके घर। उनकी धड़कनें अब यह क्रूर खेल खेलना बंद क्यों नहीं करती। मर क्यों नहीं जाते वो, ताकि हम भी पूरी तरह निश्चिंत रह सकें, न जिंदा न मुर्दा। कमबख्त पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। कल्पना में मिथिलेश बाबू को हंसते, खुद को दोहराते देखता रहा। अरे पांडे जी, आज हमारी पत्नी ने गुलगुले बनाए हैं, चलो खाते हुए निकल जाना। शीला भाभी की वो सबके सामने जमकर तारीफ करते। भाई, वैसे तो हम अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन यह जरूर हमारी कोई पुरखिन है कि कोई दादी वादी है जो हमारी पत्नी बनकर हमारी ऐसी सेवा कर रही है। करीब 1 बरस बाद खबर मिली कि मिथिलेश बाबू को थोड़ा होश आ गया है, वे पहचानने लगे हैं। मेरे लिए यह खबर एक अजूबा थी। मैं अविलंब उनके घर पहुंचा। मिथिलेश बाबू बेहद दुबले हो गए थे, आंखें गड्ढे में धंसी थी। मुझे वो कुछ देर तक देखते रहे, लगा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हल्की सी मुस्कुराहट उनके होठों पर खिंच आई। मैं खुशी से जैसे पागल हो गया। एक मरणासन आदमी की जिंदगी, उसकी डूबती हुई सांसें वापस किनारे आ रही थी। मैंने भावावेश में उनका हाथ पकड़ लिया। भाई साहब, मैं हूँ पांडे, पहचाने आप? आपका पड़ोसी, हम साथ साथ कॉलेज जाते थे। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं जैसे सन्नीपात की स्थिति में था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी खुशी कैसे और किसके साथ बांटूं, क्योंकि घर में उन दोनों केयर टेकर के अलावा कोई नहीं था। मैंने बिरजू को बुलाकर पूछा, भाई साहब को होश कब आया? उसने कहा, 2 दिन से थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं। कल इशारे से माजी को भी बुला रहे थे, लेकिन कहकर वो चुप हो गया। मैं खामोश हो गया। आत्मा में कुछ था जो पिघल रहा था। अब मैं दोनों टाइम मिथिलेश बाबू के पास आने लगा, एक चक्कर कॉलेज जाते समय और दूसरा शाम को। उस दिन मैं ही उन्हें जोर देकर बिरजू को साथ लेकर अस्पताल चेकअप कराने के लिए ले गया। डॉक्टर खुश और संतुष्ट थे। उन्होंने कुछ पुरानी मेडिसिन बंद की और कुछ नई शुरू की। फिजियोथेरेपी भी बताई, जो करवाने का जिम्मा फिजियोथेरेपिस्ट ना मिलने तक फिलहाल मैंने ही लिया। शीला भाभी अब भी ज्यादातर दूसरे कमरे में ही रहती थी, बस कभी कभार आकर, कैसे हैं अब, फिर जो इन्हें मौसमी का रस दे देना, जैसी 2-4 पंक्तियां बोलकर वो चली जाती। अब मिथिलेश बाबू थोड़ा बोलने लगे और सहारे से 1-2 कदम चलने भी लगे थे। वो थोड़ा फुसफुसाकर बोलते, मुझे सुनने के लिए अपना कान आगे ले जाना पड़ता। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो मिथिलेश बाबू की नजरें द्वार की ओर ही थीं। शायद मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे वो। मुझे देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट की बहुत फीकी और पतली सी लकीर खिंच गई, जैसे कोई बच्चा स्कूल से वापस लौटते हुए बस में से अपनी माँ को स्टॉप पर खड़ा देखकर खुश होता है। मैंने जग में से गिलास में पानी भरा, उन्हें सहारा देकर उठाया। उन्होंने 2 घूंट पानी पिया। मैंने तकिए का सहारा देकर उन्हें बैठा दिया और मुस्कुराने लगा। बस जनाब, अब ठीक हो रहे हैं। सबसे पहले बताइए, जब ठीक होंगे तो कहाँ चला जाए? मैंने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। एक फीकी मुस्कान फिर उनकी आंखों में तैर गई। पांडे, एक डॉक्टर तुम्हारी पहचान का है ना? उन्होंने बहुत धीमे और फूटे फूटे शब्दों के साथ यह वाक्य बड़ी मुश्किल से कहा। हाँ है, कहिए, क्या पूछना है ना? मैंने खुश होकर उनसे पूछा। वो कुछ देर जमीन को देखते रहे, फिर बोले, उनसे पूछो, मेरी स्मृति फिर वापस जा सकती है क्या? मैं अवाक उन्हें देखता रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।